गाइस। मेरे प्यारे सब्सक्राइब को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी भाई में स्वागत है। साथ ही आपको रक्षाबंधन की बधाई हो। मैंने जो सीरीज चलाया था 11 to 13 जीपीएससी का, उसमें मैंने सोशल साइंस का मेंस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया है। आज मैं पी और पॉलिटी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। पहले मैं ऑब्जेक्टिव का दूंगा। चलिए देखते हैं। अ, इसका ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory and mines under the Article 14, Article 24, Article 34, Article 40। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों और खदानों में कार्य करना प्रतिबंध किया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 24। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोक लगाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स, articles and schedules were included in the original Constitution of India? First, 22 parts, 395 articles and 8 schedules. B, 22 parts, 392 articles and 8 schedules. C, 24 parts, 390 articles and 12 schedules. D, 24 parts, 395 articles and 12 schedules. मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां सम्मिलित की गई हैं? पहला, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बी, 22 भाग, 392 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सी, 24 भाग, 390 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। डी, 24 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। जब भारतीय संविधान को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तथा तब इसमें 22 भाग में विभाजित किया गया। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्य सभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेड? 4th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है? 4th अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर 4थी अनुसूची है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में 4थी अनुसूची विशेष रूप से जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा, राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, द अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट्स आर केप्ट इन सच फॉर्म एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पार्लियामेंट। संघ एवं राज्यों के लेखों के संधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी मंत्रणा से करता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों में ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951? सेक्शन 29A, सेक्शन 39A, सेक्शन 19A, सेक्शन 9A। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किस धारा के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है? धारा 29A,
धारा 39 धारा 19 धारा 9 तो इसका सही आंसर धारा 29 है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टैब्लिश इंटर-स्टेट काउंसिल अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 264, आर्टिकल 256। भारत के राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 256। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। भारत भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 द 42 Constitutional Amendment Act 1976 of the Constitution of India was carried out on the recommendation of Shahnawaz Committee, B.R. Mehta Committee, स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किसकी सिफारिश पर किया गया था? शाहनवाज समिति, बी.आर. मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका सही उत्तर स्वर्ण सिंह समिति है, तो ऑप्शन सी है। आपातकाल 1975-77 के दौरान भारतीय सरकार को मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक माहौल को संबोधित करने के लिए कुछ संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 में एक समिति का गठन किया गया था ताकि संविधान के कामकाज की समीक्षा की जा सके और आवश्यक संशोधनों की सिफारिश की जा सके। इस समिति की सिफारिश ने व्यापक 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का आधार बनाया, जिसे अक्सर लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए गए, जिसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना और प्रस्तावना में बदलाव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 एट द स्टेट लेवल द contingency fund can be operated to meet the unforeseen expenditure by Chief Minister, Speaker of Legislative Assembly, Finance Ministers, Governor। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गवर्नर, राज्यपाल द्वारा। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, किसी राज्य की आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत एक अग्रिम के रूप में स्थापित की जाती है, जिसका अर्थ है कि यह अप्रत्याशित और तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए एक निधि है जो विधायी अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। राज्य स्तर पर यह निधि राज्यपाल के निपटान में होती है, जो ऐसी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए इससे अग्रिम दे सकते हैं, जबकि वित्त मंत्री या अन्य अधिकारी निधियों के प्रस्ताव और प्रबंधन में शामिल हो सकते हैं। राज्य आकस्मिक निधि से निकासी को संचालित या स्थगित करने का अंतिम संवैधानिक अधिकार राज्यपाल के पास है, जब तक कि राज्य विधानसभा द्वारा बाद में इसका प्राधिकरण न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 The names of for the appointment of Chief Justice and other judges of the Supreme Court of India are recommended by the President of India, Collegium System, Parliament, Ministry of Law। भारत के उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा, संसद द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है कॉलेजियम व्यवस्था, ऑप्शन बी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली यह प्रणाली है जो विभिन्न उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों, विशेष रूप से दूसरे और तीसरे न्यायाधीश के मामलों के माध्यम से विकसित हुई है। में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में शामिल है। राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति का वारंट जारी करता है। अन्य विकल्प राष्ट्रपति संदर्भ में
नियुक्त करने वाला प्राधिकारी है, न कि सिफारिश करने वाला। संसद और कानून मंत्रालय सीधे तौर पर इस प्रणाली में व्यक्तिगत न्यायिक नियुक्ति की सिफारिश प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। हालांकि वे न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने में और क्रमशः राष्ट्रपति को सलाह देने में भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 10 was the first Comptroller and Auditor General of India? A.K. Chandra, A.K. Roy, S. रंगनाथन, वी नरहरि राव। भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे? A.K. चंदा, A.K. राय, एस रंगनाथन, वी नरहरि राव। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 से 1954 तक भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 11 The post of district collector in India was created by Warren Hastings, Lord Dalhousie, Lord Curzon, Lord Ripon। भारत में जिलाधीश के पद की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में जिलाधीश का पद वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में ब्रिटिश भारत में न्यायिक सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य राजस्व संग्रह और जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन था। क्वेश्चन नंबर 12 Who suggested that the office of the Chief Secretary should be brought at par with the rank of the Secretary to the Government of India in 1973? Paul H. Appleby Committee, Ranganathan Committee, Santhanam Committee, First Administrative Reforms Commissions, L.M. Singhvi Committee। 1973 में किसने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव के पद पर कार्यालय भारत के सचिव के समकक्ष लाया जाएगा? पॉल एच एपलबी समिति, संथानम समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एल.एम. सिंघवी समिति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। इस आयोग ने भारतीय सार्वजनिक प्रशासनों में सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिश की थी, जिनमें मुख्य सचिव के पद के महत्व को बढ़ाना भी शामिल था, ताकि इसे भारत सरकार के सचिव के समकक्ष लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 Amongst the administrative thinkers mentioned below, who differentiates between the public and private administration? Herbert Simon, Urwick, Henry Fayol, लूथर गुलिक। लोक प्रशासन के निम्नलिखित विचारकों में से किसी लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के अंतर का उल्लेख किया? हर्बर्ट साइमन, उर्विक, हेनरी फ्यूएल, लूथर गुलिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, हर्बर्ट साइमन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हर्बर्ट साइमन, पॉल एपलबी और सर जोसिया स्टैम जैसे अन्य विचारकों के साथ लोक और निजी प्रशासन के बीच के अंतरों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। साइमन ने सार्वजनिक प्रशासन के नौकरशाही और राजनीतिक होने पर जोर दिया, जबकि निजी प्रशासन अधिक व्यावसायिक और गैर राजनीतिक था। क्वेश्चन नंबर 14 नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया आयोग फॉर्मर प्लानिंग कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव स्टाफ एजेंसी, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी। नीति आयोग पूर्व योजना आयोग है एक कार्यकारी स्टाफ अभिकरण, सूत्र व स्टाफ अभिकरण, सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ एजेंसी, कार्यकारी स्टाफ अभिकरण। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कार्यकारी स्टाफ अभिकरण नीति आयोग भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो रणनीतिक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। यह एक स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करता है, जो सलाह और दिशा प्रदान करता है, और इसे कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसे योजना आयोग का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 15 Which report of the second administrative reforms commissions has identified the barriers of good governance in India? Citizen-centric administration, promoting e-governance, right to information, ethics in government। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? नागरिक केंद्रित प्रशासन,
ई शासन विरोधी, सूचना का अधिकार, शासन में नैतिकता। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक केंद्रित प्रशासन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एयरसी की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का हृदय, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस है। इस रिपोर्ट में भारत में सुशासन, गुड गवर्नेंस के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं की पहचान की गई और उन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाए गए, जिसमें सिविल सेवकों की मानसिकता, जवाबदेही की कमी, लाल फीताशाही और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में कम जागरूकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Who among the following supported the integral view of public administration? लूथर गुलिक, थॉमसन, एल.डी. व्हाइट, एस. साइमन। निम्न में से किसे लोक प्रशासन के समेकित दृष्टिकोण का समर्थन किया था? लूथर गुलिक, थॉमसन, एल.डी. व्हाइट, एस. साइमन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, एल.डी. व्हाइट। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। एल.डी. व्हाइट लोक प्रशासन के समेकित दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकार के सभी स्तरों पर और सभी विभागों में किए जाने वाले सही प्रकार के कार्य शामिल हैं, चाहे वे लिपिकीय हो, तकनीकी हो या प्रबंधकीय हो। यह प्रशासनिक गतिविधियों को एक व्यापक और एकीकृत प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें नीति निर्माण से लेकर उसके कार्यान्वयन तक सब कुछ समाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, Question number 17. Which one of the following articles of the Constitution of India provides for the setting up of state public service commissions? Article 312, Article 313, Article 314, Article 315। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सभा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, 315, आर्टिकल 315। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी होगा। यह अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित करने की अनुमति भी देता है। यदि वे इस संबंध में संकल्प पारित करे, इस प्रकार अनुच्छेद 315 ही है जो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18, Who has coined the post-war view of public administration? टेलर, फ्योल, गुलिक, उर्विक। लोक प्रशासन से पोस्ट-वॉर दृष्टिकोण किसने गढ़ा था? टेलर, फ्योल, गुलिक, उर्विक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, गुलिक। लोक प्रशासन में पोस्ट वॉर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग नामक दृष्टिकोण को लूथर गुलिक ने गढ़ा था। उन्हें अवधारणा लीडॉल उर्विक के साथ मिलकर 1937 में प्रकाशित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रस्तुत की थी। यह एक प्रबंधन ढांचा है जो एक कार्यकारी के 7 प्रमुख कार्यों का वर्णन करता है, और यह लोक प्रशासन में प्रबंधन के सिद्धांतों को समझाने के लिए एक आधारशिला बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following scholars is associated with the term bureaucracy? एल्टन मायो, मैक्स वेबर, हेनरी फ्यूल, एम.सी. ग्रेगर। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान नौकरशाही के नाम से जुड़ा हुआ है? एल्टन मायो, मैक्स वेबर, हेनरी फ्यूल, मैकग्रेगर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, मैक्स वेबर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे जिन्हें नौकरशाही के अध्ययन का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में नौकरशाही को एक आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप के रूप में वर्णित किया है, जिसमें दक्षता और तर्कसंगतता पर जोर दिया गया है। वेबर ने नौकरशाही के कई विशिष्ट लक्षण बताए हैं, जिनमें एक निश्चित पदानुक्रम, नियमों, अभिनियमों का पालन, विशेषज्ञता के आधार पर कार्य विभाजन, अवैयक्तिक व्यवहार
और लिखित अभिलेखों का रख रखाव शामिल है। उन्होंने माना कि नौकरशाही बड़े संगठनों को प्रबंधित करने का एक सबसे कुशल और तर्कसंगत तरीका है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। क्वेश्चन नंबर 20। National Disaster Management Authority (NDMA) works as an agency of Ministry of Home Affairs, Ministry of Agriculture, Ministry of Defense, Ministry of Rural Development। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अपराधिकरण (NDMA) कौन से मंत्रालय के अधीन एक अभिकरण के रूप में कार्यरत है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, गृह मंत्रालय। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट वैधानिक निकाय है और यह गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करना है, ताकि आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय भारत में प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है और NDMA इस मंत्रालय के तत्वाधान में आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के प्रयासों का समन्वय और कार्यान्वित करता है। इस प्रकार मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट जरूर दें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मॉडल आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।